Hasan, thank you so much for taking the time out. I think before we go into your core जो आप काम कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा मुझे अगर अपना पर्सनल बैकग्राउंड बता सकें, कहाँ से आप हैं, पढ़ाई क्या की, आपने भी इंग्लैंड से पढ़ा, थोड़ा सा like very briefly if you can talk to me a little So bit about Talat, that. first of all, thank you for having me here. मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको. मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची. मेरी स्कूलिंग सारी कराची की हुई हुई है, फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम किंडरगार्टन ऑल द वे टू ए लेवल्स. और मैं फिर आफ्टर माई ए लेवल्स आई वेंट टू यूके, डिड माई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैचलर्स. अंडर ग्रेजुएशन मैंने की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक. और बस उसके बाद मैं फिर आई केम बैक टू पाकिस्तान. Why did you move back? Because मेरे से भी लोग यही सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से भी आई एम श्योर काफ़ी पहले आए होंगे वापस. हाँ So जी. you moved back in when 2005. ठीक है. So देखिए, जब मैं when I completed, I always had this thing that I have to come back. Okay. So I never मेरे पास ये कभी जहन में नहीं था कि मैंने उधर ही जाके रुकना है. लेकिन एट दैट टाइम आई थॉट कि मे बी अगर मुझे उधर कोई जॉब अच्छी मिल जाती है इन एन इंडस्ट्री दैट सूट्स मी, तो आई विल स्टे देयर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. बट दैट डिडंट हैपन, सो आई डिसाइडेड टू कम बैक. और उस टाइम पे इधर टेलीकम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा बूम था, और उसी टाइम पे नए लाइसेंसेस टू टेलीनॉर एज वेल एज वारिद भी मिले थे. तो यू नो दैट फैसिनेशन विद द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वाज देयर. तो मुझे था कि यहाँ तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर मैं जाऊँगा, या फिर मैं एविएशन इंडस्ट्री में जाऊँगा. सो आई वाज ऑल स्ट्रक विद माई इंटरेक्शंस एट रोल्स रॉयस इन यूके एंड नो जो इंटरेक्शंस हुई थी. लेकिन then I came back and I started the search for a job here in the telecommunication field, which I ended up getting. और इनिशियल इस फील्ड का इंटरेस्ट कहाँ से उस तरह आपको आया? बिकॉज वो इंजीनियर डॉक्टर तो चल रहा होता है बचपन से, तो ये अचानक इट्स वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ, आई नॉट से वेरी यूनिक, बट सॉर्ट ऑफ लाइक पहली 3-4 में तो उस तरह नहीं. इट्स लाइक यू नो थोड़ा सा वो है. तो इसका कहाँ से आपको बचपन से है? सो ऐसा था कि यू नो स्कूल के टेन्योर में जनरली माय स्ट्रॉन्ग होल्ड वर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो उसकी जो डायरेक्ट आपकी एवोल्यूशन होती है वो इंजीनियरिंग की तरफ ही होती है. तो आई एंडेड अप डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. और ऑब्वियसली उसके बाद ये था कि जब मैंने ड्यूरिंग माय बैचलर्स, one of the summers I did an internship in Mobilink at that time in the radio frequency department. So that was very fascinating to me, and that was kind of a turning point जिसके ऊपर जो आपके पास एक तो इंटरेस्ट होता है, फिर आपको जो एक बूमिंग इंडस्ट्री होती है एट दैट टाइम, और उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट लेवल वहाँ से बिल्डअप होना शुरू हुआ मेरा. So that was where telecommunication was on top of the priority list at that time. बस फिर when I just came back, so I started applying for different jobs. मैंने कोई और भी internships की हुई थी in some ICI और all ऐसी companies के अंदर भी. तो I started trying my luck, और eventually I ended up with a decent job in Mobilink, और बस वहाँ से onwards. And what was your first role? My first role was IN and WAS engineer. ठीक है, तो इंटेलिजेंट नेटवर्क्स कहा जाता था, विच आर लाइक चार्जिंग प्लेटफॉर्म्स विद इन दी टेलीकम्युनिकेशन स्पेस, जिसके अंदर जहाँ आपका जो सारा बैलेंस रिजाइड कर रहा होता है, जहाँ आपके डेटा बंडल्स, ये सारी चीज़ें रिजाइड कर रही होती हैं, ये वो वाला प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो आई वाज लाइक एन ऑपरेशंस इंजीनियर एट दैट टाइम. दिस वाज माय स्टार्टिंग जॉब. सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ डे एंड नाइट शिफ्ट बेस्ड जॉब एज वेल. तो हमने बड़ी रातें भी लगाई हैं उधर, काफ़ी रातें भी लगाई हैं. तो इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी. और उस टाइम तो आई थिंक जो टेलीकम्युनिकेशन का भी एक आपने कहा कि एक तो शुरू भी था, फिर बड़ा तेज़ी से इवॉल्व भी हुआ. सो वहाँ से फिर आप टेलीनॉर में कब किस तरह आए, और जो अभी आप काम कर रहे हैं उसका सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? सो मैं आई वाज वर्किंग इन मोबिलिंक, और उसके बाद ये है कि 2-2.5 साल मैंने वहाँ काम किए. एंड वन डे आई गेट दिस कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर कॉलीग्स जो कि पहले मोबिलिंक में होते थे. एंड ही सेड दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इस्लामाबाद. तो मैं क्योंकि कराची बेस्ड था, तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे. मैंने कहा चलें, आप देखें, आप कह रहे हैं तो लेट्स ट्राई इट आउट. और देन आई अप्लाइड, एंड बड़ा हाफ हार्टेडली मैंने अप्लाई किया. बट जिस तरह थिंग्स हैपेंड, वो जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी देनी होती है, तो ये तो किस्मत में लिखी थी.
तो आई एंडेड अप नॉट सेइंग नो, ठीक है, आई कुडंट से नो टू इट। तो फिर The मैंने offer was too big or नहीं, दी work ऑफर was वाज also- एट दैट टाइम उसके लिहाज से बहुत अच्छी थी ऑफर, बट एंड जॉब ग्रेड भी बहुत अच्छा था, एंड आई एंडेड अप रियलाइजिंग कि ये मैं शायद एग्जिस्टिंग अपनी पोजीशन के ऊपर काफ़ी सालों बाद अटेन कर पाऊँ। तो एक तो ये चीज़ थी, लेकिन मूविंग अवे फ्रॉम कराची वाज अ बिगर डिसीजन, ठीक है, वहाँ से मैं इस्लामाबाद कैसे हूँ। खैर ऑब्वियसली फिर कंसल्टेशन हुई पेरेंट्स के साथ, एंड देन माई फादर सेड दैट आई थिंक नाउ शुड गो, इट्स अ रिलेटिवली स्मॉल इंडस्ट्री, यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे माइंड में ये था कि चलें लेट्स गो, एंड 1-2 साल के लिए हम जाते हैं, कुछ देखते हैं, देन विल रिटर्न बैक। सो इट्स बीन लाइक 17 years now Wow. I've been in Islamabad. so कराची से इधर आप fit हो गए? Because really sometimes difficult to sort of- हाँ जी, तो कुछ हो ही गया, because you know generally it is difficult for a Karachiite to be to settle down in Islamabad, but I started liking Islamabad, to be very honest, at that time. मैं अकेला ही था इधर, और you know I started liking the environment, यहाँ कोई सर्कल भी बन गया फ्रेंड्स का, एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल एज वेल एज फ्रेंड्स का सर्कल। तो आई थिंक आई एडजस्टेड वेल। सही। Yeah. और फिर इजी पैसा में कैसे आप मूव इन हुए हैं? जी, so मैं till 2017, so I joined Telenor in 2008, and till 2017 I had kind of nothing to do with the financial services sector, even though we were in a support role in different capacities on the tech side. But 2017, later half of 2017 में there were certain changes that happened, और उसके अंदर because I was in one role for some time, तो रोल्स की ऑल्ट्रेशंस हुई, एंड देन इट टर्न्ड आउट दैट उसके बाद हमारी एक रीबैजिंग हुई इनटू टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, क्योंकि उस वहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एंटर्ड इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज पार्ट, इजी पैसा, जो कि वैसे ही टेलेनॉर का पार्ट तो था, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। सो आई स्टिल रिमेंबर October 2017 was the month जिसके अंदर मैंने ट्रांजिशन किया टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड बाय December January 2018, ठीक है, वी वर रीबैज्ड इनटू टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, और इजी पैसा और देन तामीर बैंक joined together, जो कि what the amalgamation happened in 2016-2017, but the technology amalgamation started to happen in 2018. और इनिशियली आपका रोल क्या था? लाइक मतलब आप इस साइड पे आपको क्यों मूव किया गया? व्हाट वाज द एग्जैक्ट सॉर्ट ऑफ रोल? टेक्नोलॉजी की ऑपरेशंस को संभालना, दैट वाज द रोल। सो इजी पैसा की ऑपरेशंस उस टाइम पे काइंड ऑफ उसका जो लैंडस्केप था वो यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज ज़्यादा दे रहे थे, तो उस लैंडस्केप को उसकी टेक्नोलॉजी डे टू डे ऑपरेशन संभालना। और ये शुरू कब हुआ जो इजी पैसा वाला प्रोजेक्ट था? ये भी आसपास ये साल एक पहले तक? सो इजी पैसा तो एक्चुअली स्टार्टेड वे बैक इन 2008 and 2009. ठीक है। So it was kind of a value-added service within Telenor, लेकिन obviously with financial services backing और license की backing भी थी उसमें, in partnership with Tameer Bank at that time. So एक problem statement teams ने देखी, market researches की ये सबको, जिसके अंदर money transfer was a key thing, which everybody realized that this is a very very challenging thing and it's an interesting problem to solve. फिर मनी ट्रांसफ़र सर्विस ओवर द काउंटर, जो कि रिटेल या आप शॉप्स पे जाके आप पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं ऑन द शनाख्ती कार्ड के नंबर पे, तो वहाँ से इजी पैसा की जर्नी स्टार्ट हुई, एंड ग्रेजुअली ये वो हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट हुई, एंड ग्रेजुअली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ केसेस जैसे बिल पेमेंट ओवर द काउंटर और स्टार्ट हुआ, फिर रिचार्ज एंड बंडल्स परचेजिंग जो टेलको के होते हैं वो स्टार्ट हुए, एंड फिर हम सेल्फ के ऊपर आए ज़्यादा, यानी कि जैसे लोग अपने अकाउंट यूएसएसडी बेस्ड अकाउंट खोल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और ऐप कब इसका फाइनल हुआ? सो ऐप का जो पहला वेरिएंट था वो तकरीबन 2017 और 2018 के स्टार्ट में आ गया था, लेकिन वो बड़ी छोटी सी ऐप थी, उसके अंदर बहुत यूज़र बेस भी बड़े कम थे। तो एक्चुअल जो ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट था ना 2019 था, जिसके अंदर वेयर एट दैट टाइम हमारी शेयर होल्डिंग में भी चेंजेस कुछ आई थी, वी वर शेयर होल्डर्स में एंड फाइनेंशियल्स की इंट्रोडक्शन भी हुई थी। सो दे हैड वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट बिकॉज दे आर रनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। तो उनकी पार्टनरशिप के साथ फिर हम भी बिल्ड अप दिस न्यू ऐप और पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, वहाँ से इट स्टार्टेड ऑफ, और कंज्यूमर्स की ऑन बोर्डिंग ऑन द ऐप स्टार्ट। आप तो काफ़ी सॉर्ट ऑफ कह लें कि शुरू से ही इस जब से ऐप आई थिंक मेन स्ट्रीम में उस तरह आई तो आप वो हैं,
अगर एक आम बंदे को आप समझाएं कि व्हाट इट टेक्स टू रन एन ऐप इस लेवल के ऊपर, जिसमें आप लाइक लाखों लोगों को सर्व भी कर रहे हैं, करोड़ों को प्रॉब्ली, और फिर पेमेंट्स भी ज़ाहिर जा रही हैं। जैसे हमने कहा कि आई थिंक आप भी बता रहे थे कि 2024 में सिर्फ 1/10 ऑफ पाकिस्तान का जो GDP तकरीबन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जी। तो लाइक बैक एंड के ऊपर किस तरह, बिकॉज आप ऐप बनाने जाएं तो 5 लाख की ऐप तो बन जाती है, इंटरफेस भी बनाना भी बड़ा, बट व्हाट इट टेक्स लाइक रियली टू हैव एन ऐप लाइक दिस। तो पहले तो थोड़े से नंबर्स मैं बता दूं कि अगर 2024 के अंदर हम देखें तो वी प्रोसेस्ड अराउंड 2.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस पूरे साल में, जिसकी जो कुल मालियत थी वो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन रुपीस बनती है। सो ये हमारे जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है, पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू पेमेंट्स की प्रोसेसिंग हुई। ये जो आप 1/10 बता रहे हैं, दिस अमाउंट्स टू अराउंड 9% ऑफ पाकिस्तान GDP। और ये विद इन द ऐप जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं जी, ये ओवरऑल इकोसिस्टम में एंड मेजॉरिटी ऐप के अंदर होती है, सही है, बिकॉज ऐप के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी यूज़र बेस है। सो स्केल बहुत बड़ा है एंड दिस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अच्छा, सो इसके पीछे एक ऐप और पूरे इकोसिस्टम है। इट्स नॉट ओनली द फ्रंट एंड ऐप इटसेल्फ बट द होल इकोसिस्टम। तो उसको चलाने के लिए ऑब्वियसली हमारी, अगर आप टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की मस्ट विन बैटल्स को देखें ना, तो स्केलेबिलिटी इज़ टॉप हमेशा आती है कि जी किस तरह हम स्केल करते हैं। इसके लिए हमें न्यू नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा लगाना पड़ता है, हमें अपनी टीमों को इक्विप करना पड़ता है टू हैंडल दिस काइंड ऑफ लोड्स, और उनको इनेबल करना पड़ता है। एंड वी हैव टू इंजेक्ट अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन एज वेल, जिसके ऊपर हमें पीछे ऐप को अगर सडन ट्रैफिक आ जाए तो हम उसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं। प्रमोशंस बहुत सारी होती हैं, जो मार्केटिंग की टीम्स हमारी इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इन सबको, एंड वी बिल्ड अ लॉट ऑफ आर टेक्नोलॉजी इन हाउस एज वेल। तो उसके ऊपर जो हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। सो इट्स नॉट लाइक एक 2019 में एक ऐप बनाई और वो बस वही चल रही है। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस वर्क, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर करना पड़ता है, बिकॉज अभी तो हमने जो स्केल देखा है, वी आर एट अराउंड 16.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, और ये वो यूजर्स हैं जो कि 30 डे में एक फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप ये देख लें, जो ऐप खोलते हैं या जो लॉग इन करते हैं, वो तो आराम से 20-25 मिलियन के दरमियान है एवरी 30 डे जो करते हैं। सो एंड दिस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग लाइक आई मेंशन। सो इसको करने के लिए आपको पूरा एक मेथडोलॉजी सेटअप करनी पड़ती है। यू हैव टू ट्रेन योर इंजीनियर्स, यू हैव टू ऑनबोर्ड देम, रिसोर्सेज की पाइपलाइन सेटअप करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का स्टैक ऐसा बिल्ड करना पड़ता है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल, रोबस्ट एंड एक्सपैंडेबल वेरी क्विकली। और थोड़ा सा बताएं कि जो एवोल्यूशन हुई है आपकी, ज़ाहिर है 18-19 में तो एक ज़ाहिर विजन होगा, अब द AIs एंड व्हाट नॉट, लाइक अभी 8-10 सालों के बाद तकरीबन, तो शुरू में व्हाट वाज द ब्रॉडर एक आइडिया? ज़रा स्ट्रेटेजिकली तो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हर चीज़ डिजिटल आनी है, वो तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो होगा, बट ओवरऑल ऐप कैसे इवॉल्व हुई है? सो ऐप तो जनरली AI बैक्ड एवोल्यूशन तो ऐप की नहीं हुई, लेकिन ऐप की एवोल्यूशन बेस्ड ऑन न्यू यूज़ केसेस एंड प्रोडक्ट्स हुई। तो उसको कंटिन्यूसली बिल्ड करना, और फिर जब इकोसिस्टम पूरा स्टेयर अप कर रहा है, लेट फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स की पेमेंट्स इंक्रीज कर रही हैं, आपकी G2P पेमेंट्स हैं, उनकी डिजिटाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट के इदारों की डिजिटाइजेशन हो रही है, उनकी पेमेंट्स इन्हांस हो रही है, मर्चेंट की लैंडस्केप इन्हांस हो रही है कि पेमेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी शॉप्स के ऊपर भी इंक्रीज हो रही है। तो उसके थ्रू नए नए यूज़ केसेस बनाना, कंज्यूमर्स को कैसे इंगेज करना, वहाँ से ऐप की एवोल्यूशन हुई। AI का जो रोल है वो ऑब्वियसली पिछले 1-2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा AI की बात हो रही है, और फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर भी AI की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ से असल में व्हाट वी सी इज़ कि जिसके अंदर मल्टीपल यूजेस ऑफ AI हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिल्ड करनी है तो AI असिस्टेंट्स आ गए हैं जो कि बहुत सारा आपको हेल्प करते हैं इन राइटिंग गुड कोडिंग, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बता रहे होते हैं। ये हमें एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत हेल्प कर सकता है, टाइम टू मार्केट में भी बहुत असिस्ट कर सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी, बिकॉज वी आर अ बैंक, तो हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे चेक्स होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं जब कंज्यूमर एक ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं हम। तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस
जो कि बेस्ट इन क्लास सॉल्यूशन लगे हुए हैं, जो हमने अपने शेयर होल्डर से भी प्रिक्योर किया एंड फाइनेंशियल से, और उनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करके क्विक ऑन बोर्डिंग, इंस्टेंट ऑन बोर्डिंग की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन द पाइपलाइन है। फिर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फ्रॉड प्रिवेंशन, अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। एंड लास्टली आई थिंक जो एक काम हमने काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स किया है, वो क्रेडिट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा किया है। जनरली आप लेंडिंग करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन ड्यू डिलिजेंस कंज्यूमर की होती है, लेकिन हम चूँकि फुली डिजिटल रेल्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको पूरी टेक्नोलॉजी सेटअप करनी पड़ती है, जिसकी बेस के ऊपर आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकें कि किसको लोन दे सकते हैं, कितने का दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। सो हमें डिफ़ॉल्टर्स को वी कैन नॉट लेंड टू डिफ़ॉल्टर्स। हमें ये देखना पड़ता है कि इन कंज्यूमर्स के बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, क्या ये हमें वापस रीपेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हम काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं, और इसकी वजह से हम बहुत एक्सेसिव स्केल देख रहे हैं। और यही सारी की चीज़ें आपको असिस्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं इन योर इकोनॉमी एज वेल, बिकॉज देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए भी, या उससे भी माइक्रो MSME के लिए भी आप ये लोन्स जो हैं दे सकते हैं फिर। एंड हाउ डू यू चेक शुरू में, जब आपके पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, सो लेट्स से मैं ऐप पे आया हूँ और मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो ये ना कि अगर मैंने साल यूज़ कर लिया तो आपके पास पैटर्न आ गया और फिर उसमें AI और ये सारा, तो इनिशियली हाउ डू यू देन चेक? सो इनिशियली हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, जिसके अंदर एक क्रेडिट ब्यूरोज़ के साथ भी हम इंटीग्रेट होते हैं। वहाँ से भी आपको पता लग जाता है कंज्यूमर की कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ, या कोई और चैलेंज तो नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से भी पता लग जाता है। फिर हम उसको देखते हैं कि इसकी स्पेंडिंग पैटर्न्स किस तरह के हैं, तो बेस्ड ऑन द डेटा सेट दैट वी हैव, उसकी बेस के ऊपर हम फिर लेंडिंग ऑफर करते हैं या नहीं करते। और लेकिन दूसरा ये करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो फिर हम स्मॉलर टिकट साइज ऑफ लेंडिंग ऑफर करते हैं रादर देन लार्जर। सो ये 2-3 हमारे पास पैटर्न्स हैं। और अभी तक जब से आप हैं 2018-ish से, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको लगता है आया है इन टर्म्स ऑफ द ऐप? आई थिंक स्केल को मैनेज करना कंटिन्यूस, उसके बाद हमारी जो टैलेंट का पूल है उसको मेंटेन करना, उसको ग्रो करना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमारे लिए चीज़ें रहती हैं। टाइम टू मार्केट को किस तरह हमने इन्हांस करना है, बिकॉज कंपटीशन भी, मार्केट इज़ ऑल्सो गेटिंग क्रैम्प्ड अप, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। तो बहुत सारी ऐसे जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी थे वो काफ़ी कमोडिटीज़ बनती जा रही हैं, जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट, सब सारे ऑफर कर रहे हैं, तो वी हैव टू कंटिन्यूसली इनोवेट। सो उस केस के अंदर फिर आपको यू हैव टू हैव अ वेरी साउंड टीम, और आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो IT के ऊपर काफ़ी इन्हेंसमेंट्स भी हुई हैं, लोगों को फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो रिटेनिंग टैलेंट इज़ ऑल्सो बिग थिंग फॉर अस, सो दैट इज़ वन थिंग, मेकिंग स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इंश्योर करके हम फिर चलाते हैं। आपने जैसे टैलेंट का जिक्र किया, इसके ऊपर भी बहुत गुफ्तगू होती है हर इंडस्ट्री में ही, मोर और लेस। ब्रेन ड्रेन से लेके, और केपेबल लोग हैं लेकिन लोग काम नहीं करवाते, बट जनरली आपने अभी तक जितना भी अपना काम किया, लोग भी मैनेज किए हैं, ख़ुद भी आपने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, उसको किस तरह आप देखते हैं? लाइक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर द थिंग्स जो आपको भी लगता है कि जो एक ग्रेजुएट या एक स्टूडेंट जब निकल रहा है ग्रेजुएट हो गया यूनिवर्सिटी में, कि यार ये चीज़ें हैं जो अभी दे आर नॉट रेडी टू बिकम अ रियली गुड उस तरह टैलेंट? तो अगर इस पे मैं देखूं, सो जनरली स्पीकिंग एक नीजर्क रिएक्शन ये होता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। मेरा ख्याल से हमारे पास वी हैव अबंडेंस ऑफ टैलेंट, हमें उसको बस नर्चर और ग्रूम करने की ज़रूरत होती है। सो हम एट इजी पैसा, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स लेके आते हैं। एक कुछ अर्सा पहले हम एक प्रोग्राम लेके आए फ्यूचर इनोवेटर्स का, हमने पूरा काफ़ी ज़्यादा 20-30 लोगों का, उससे भी ज़्यादा लोगों का, बच्चों का बैच इंडक्ट किया,
जिसकी बेस के ऊपर हमने फिर उनको ग्रूम किया, हमने उनको ट्रेन किया, एंड आज के दिन में मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल विद अस and they are actually leading the development on this platform as well. So at the same time फिर हम every year नए नए किस्म के programs लेके आते हैं, but at the same time फिर हम universities के साथ भी collaborate करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से inductions as in the form of internships करते हैं, and then we support them a lot. तो हम उनको next gen projects के ऊपर लगाते हैं, जैसे even today they are some of the team members are there जो कि actually internships के ऊपर हैं, but उनको स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया हुआ है जो कि उनके इंटरेस्ट के भी और हमारी नीड के भी हैं, जैसे बिल्ड AI बैक चैट बॉट्स, ठीक है, असिस्टेंट्स बनाए किस तरह कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक कॉर्पोरेट सेटअप के में रहते हुए और ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हुए उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ वी डू इट. सो और चैलेंज किस तरह का ज़्यादा आपको नज़र आता है? देखिए, रिटेनिंग चर्न, बिकॉज पिछले 2-2.5 साल के अंदर इन्फ्लेशन हैज हिट अस हार्ड एज वेल. सो उसमें एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज जो कि विच कैन पे वेल एज वेल. तो उसको फिर हमें मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव बजट्स जो कि एवरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैज़, उसके अंदर रहते हुए हमें किस तरह करना है. लेकिन टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर हम ज़्यादा फोर्थ कमिंग होते हैं, बिकॉज वी नो वी हैव टू रिटेन टैलेंट, वी हैव टू हैव पाइपलाइन ऑफ टैलेंट जो कि अगर चर्न हो भी जाए तो हम उसको हमारे रिप्लेसमेंट्स हमारे पास हों. एंड ऑब्वियसली देन वी पार्टनर विद एक्सटर्नल्स एज वेल जो कि स्टाफ ऑगमेंटेशन के अंदर भी होते हैं. सो दिस इज हाउ मैनेज इट. और थोड़ा सा जैसे अभी हमने देखा कि ऐलान हो गया और आप लोगों को लाइसेंस भी मिल गया, वो एक काफ़ी सॉर्ट ऑफ नया आई थिंक पाकिस्तान में एक शिफ्ट क्रिएट करेगा, ये जो कुछ लाइसेंसेस इश्यूज हुए हैं. इसका जो है वो ऐप के साथ क्या ताल्लुक उस तरह बनता है? ऑब्वियसली चीज़ तो एक ही है, बट डू यू थिंक कि इसके बाद ऐप के अंदर भी कुछ उस तरह कोई एडिशंस होंगे, या वो अपनी जगह वही चलता रहेगा, ये सॉर्ट ऑफ एन एड ऑन है? या अगर एक आम बंदे को आप समझाएं कि अच्छा अगर ये है तो सही, तो देन व्हाट इज़ दिस, या अगर ये अब शुरू हो गया है तो इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर? आई थिंक फ्रॉम एन ऐप पर्सपेक्टिव जो प्रोडक्ट्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं उसकी एडिशंस नज़र आएंगी आपको आगे. नए प्रोडक्ट्स, मतलब नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि आर काइंड ऑफ क्लोज टू व्हाट बैंक्स, कन्वेंशनल बैंक्स आल्सो ऑफर, लेकिन विद अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो हमारा हमेशा ये होता है कि किस तरह वन टच एक्सपीरियंस दें, किस तरह फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस दें. तो इस किस्म के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको नज़र आएंगी. फिर ऑब्वियसली हम बाकी अपने जो टिकट साइज़ हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ व्हाट वी कैन लेंड, वेल्थ मैनेजमेंट पे क्या करेंगे, इंश्योर टेक पे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करते रहेंगे विद मोर लिबर्टी, बिकॉज लाइसेंस की रेगुलेशंस जो है ना वो हमें और भी एवेन्यूज़ को ओपन करने की इजाज़त देती हैं. सो ग्रेजुअली पीपल विल सी अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन आवर ऐप एज वेल. और AI का रोल अब आप क्या देखते हैं? जैसे आपने कहा कि वो शुरू में तो उस तरह इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब तो मतलब हर चीज़ में, इवन वो स्टार्टअप शुरू भी हो रहा है तो AI का जिक्र पहले होता है, उसके बाद शायद प्रोडक्ट और वो वाली चीज़ आती है. तो आप इसको कैसे AI का यूज़ देख रहे हैं कि इसको इन्हांस करने के लिए, नॉट जस्ट द एक्सपीरियंस, लाइक ओवरऑल लाइक क्या यूजेज हो सकता है? तो AI असिस्टेंट्स हो सकते हैं. आई मीन दुनिया भर में ये चीज़ें हो रही हैं, जो AI एजेंट्स हो जाते हैं, यानी कि काइंड ऑफ सो वी डोंट वांट कंज्यूमर्स के वो कॉल कर रहे हो कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर, वो अपनी जो फैसिलिटेशन है, जो भी चैलेंज है या जो भी आगाही लेनी है उन्होंने, वो ऑन द फ्लाई ऐप के ऊपर ही ले लें. एंड इट इज़ फुली बैक्ड बाय AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पीछे, जो कि उनके लिए आसानी पैदा करे समझने में भी चीज़ों को, और लूप क्लोज करे. व्हाट आई से लूप क्लोजिंग, इसका मतलब है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर ने लोन लेना है तो उसको पूरा बताया कि जी आप कितना लोन ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते आप, ठीक है, सो दैट वो जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही उनको चीज़ें पता लग जाएँ. सो आई थिंक एक बड़ा रोल है. फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर
प्रिवेंशन के आप स्कैम्स और फ्रॉड से किस तरह मज़ीद प्रिवेंट करवा सकते हैं उनको, और वो कंज्यूमर फेसिंग इतना नहीं होगा, लेकिन वो ज़्यादा हमारे पर्सपेक्टिव से है कि हम कंज्यूमर को इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करके सिक्योर मज़ीद कर रहे हैं. सो एंड ऑब्वियसली अवेयरनेस एज वेल. आई थिंक इन चीज़ों पे हमारा फोकस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रियली सपोर्ट अस इन ऑल ऑफ दिस. और ओवरऑल एआई का रोल आप पूरी, अगर इंजीनियरिंग बेशक हो या टेलीकॉम हो, उसमें आप कैसे देख रहे हैं अभी? मतलब हर बंदा बात तो कर रहा है अभी भी, जैसे इसके अंदर भी अगेन एज अ वेरी लेमैन हम लोग चैट जीपीटी है मैसेज के तौर पर लोग यूज़ कर रहे हैं, या और बहुत से सॉफ्टवेयर्स, बट उर्दू लैंग्वेज की उस तरह सपोर्ट नहीं है, हिंदी की बहुत ज़्यादा है, तो वो उस तरह मॉडल्स तो नहीं ट्रेन हुए हुए बाहर के जो विच यू कैन जस्ट टेक द एपीआईज और वो यूज़ कर लें. तो वो डू यू थिंक कि उसको उस तरह डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अभी यहाँ टाइम लगेगा? जब तक वो होगा तो पता नहीं अगली कौन सी चीज़ आ जाए, बिकॉज अंग्रेज़ी तो है नहीं कि बने बनाई चीज़ें काफ़ी अवेलेबल हैं और डाटा है, तो यू कैन जस्ट लाइक यूज़ इट. सो आई थिंक मॉडल्स के ऊपर एंड उर्दू मॉडल्स के ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है, तो इट डजंट टेक टू मच टाइम टू ट्रेन दीज मॉडल्स, लेकिन ऑब्वियसली प्रोसेस तो होता है. सो आई थिंक वो इतना बड़ा एक ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करेगा. लेकिन जनरली स्पीकिंग आप हमारी जैसी इंडस्ट्री या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ ऑफ एआई बैक ऑफिस के लिए भी हो सकती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हो सकती है, हाउ यू डू थिंग्स, लेकिन ऑल ऑफ दिस कैन ट्रांसलेट इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज वेल, राइट? कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए अगर कोई एक प्रोसेस है जो कि लेट्स से 2 दिन लेता है, वो 2 सेकंड में भी इफेक्टिवली हो सकता है बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन एंड ऑल. तो अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड वो हर चीज़ को टाई अप करते हैं कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसका कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है. तो वो चाहे वो बैक ऑफिस की कोई ऑप्टिमाइजेशन हो या ऑटोमेशन हो यूजिंग एआई और एनी अदर काइंड ऑफ हाइपर ऑटोमेशन टूल, और उसका कंज्यूमर को नेट इम्पैक्ट हमारा पड़ना चाहिए. सो यू नो विद द ग्रोइंग मंथली एक्टिव बेस, आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल कि हम सारी इंडस्ट्रीज़ को ये इस्तेमाल करना पड़ेगा. और नॉट ओनली टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आई थिंक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. यानी कि पैटर्न एनालिसिस, एक किसी भी अगर कोई वाइटल्स हैं आपके और उसके बेस के ऊपर डॉक्टर उनको देख रहे हैं, एंड ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है कि जी कौन से वायरल्स प्रिवेलेंट हैं और ये पेशेंट के पैटर्न्स क्या बता रहे हैं, एंड हाउ कैन इट रिलेट. सो आई थिंक बहुत सारा काम वेस्ट में हो रहा है और यहाँ भी हो सकता है, जिसके अंदर हेल्थ केयर के ऊपर भी. और ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक भी है कि हेल्थ केयर में ऐसी चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम फिनटेक जो कि कोर है व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. लास्टली मुझे बताएं कि 17-18 से 24 तक का तो एक ऐप का ज़ाहिर सफ़र रहा है. अब अगर एआई का ज़ाहिर इस्तेमाल ज़्यादा भी हो रहा है और अगले 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा होना है, तो अगले लेट्स से 8-10 सालों में जो ऐप का ओवरऑल मॉडल है या जो उसकी लुक एंड फील है या शक्ल है, वो आपको कैसे लग रहा है कि इवॉल्व होगी? मतलब उसमें पिछले सफ़र से ये वाला किस तरह डिफरेंट होगा? तो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए और मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हुए आई थिंक पर्सनलाइजेशन की तरफ मज़ीद जाएगा. यानी कि सम यूज़ केसेस शायद आपके लिए राइट फिट हो, मेरे लिए ना हो, ठीक है, और आपके पैटर्न बिहेवियर्स को देखते हुए कि क्या आपको अपसेल करना है. हो सकता है कि इंश्योरेंस इज़ योर नीड, बट इंश्योरेंस आपको आइडिया ही नहीं है कि उसको कैसे करना है, सो वी आर ट्राइंग टू टैकल ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एज वेल. दूसरी बात है कि इस ड्यूरेशन के अंदर 3 से 5 साल के दरमियान आई थिंक अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा काम, तो उसके ऊपर भी हम अपनी ऐप के थ्रू ही करेंगे. तो लुक एंड फील विल बी ड्रिवन थ्रू सम ऑफ दीज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़, पर्सनलाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी. बिकॉज आई थिंक डिजिटल बैंक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनके लिए जिससे सर्टन जो बैरियर्स हैं ना, वो ये होता है कि जी आपकी अकाउंट्स की लिमिट कितनी होती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितना है. तो ये अगला चैलेंज ये है कि प्राइमरी अकाउंट्स इनको कैसे बनाना है. इवन दो वी हैव सीन इट इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो बिल्कुल एक शिफ्ट आया है, लोगों की डिजिटल पेमेंट्स हैव एक्चुअली सुपरसीडेड ओवर द काउंटर पेमेंट्स एज वेल. लेकिन इन टर्म्स ऑफ लार्जर वॉल्यूम्स आई थिंक वो शिफ्ट हमें नज़र आएगा, एंड दिस विल बी डन वाया मोर अवेयरनेस, enhanced security, and obviously personalization. Do you think ये ऐसा कोई टाइम होगा कि मैं WhatsApp पे बस वॉइस नोट करूँ कि यार ये बिल आ गया है
तो ये बस पे हो जाए। जी, मेरे ख्याल से ये होगा। व्हाट्सएप के ऊपर नहीं तो ऐप्स के अंदर से ज़रूर मेरे ख्याल से होगा। वॉइस नोट्स के ऊपर ही अब हाँ जी, बिकॉज देखिए वॉइस नोट्स की बेस के ऊपर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन डिटेक्ट एंड देन यू कैन उसके सिक्योरिटी चेक्स करके आप उसको शुरू करवा सकते हैं। लेकिन डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी इसको ये बहुत क्रिटिकल होता है इन सारे मैटर्स को देखना। सो हम AI को भी इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो उसको डेटा प्राइवेसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। तो इट हैज़ टू बी अ राइट बैलेंस। Interesting. Hasan, thank you so much for taking the time out. I think a very interesting next few years मेरे ख्याल से आ रहे हैं, especially the AI. But yeah, thank you so much for your amazing work. And thank you so much. Thank you.